नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से मिल रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिकअप ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में नाबालिग की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें कि 3 और लोग हादसे का शिकार हुए। एक ही बाइक पर सवार थे चारों। खरखोद ग्राम के थे रहने वाले। पामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटरा गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जांजगीर चांपा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चारों एक ही बाइक पर सवार थे। तो जांजगीर चांपा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चारों एक ही बाइक पर सवार थे, जो कि दुर्घटना का शिकार हुए। जांजगीर चांपा से इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। उस रफ्तार के कहर में जो है मौत की खबर सामने आ रही है, जो कि बताया जा रहा है कि चारों एक ही बाइक पर सवार थे। बता दें कि आपको जांजगीर चांपा से यह खबर, जहां पर चारों लोग जो है एक ही बाइक पर सवार थे। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये घटना जांजगीर चांपा से सामने आई, जहां पर तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि चारों लोग जो है एक ही बाइक पर सवार थे। चारों लोग एक ही बाइक पर सवार थे। जांजगीर चांपा से यह खबर। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने, जिसे जो है हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। इस दौरान दीपक बैज सरकार को घेरते नजर आए। दीपक बैज ने इस खास चर्चा में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सलमान चंद्रगिरी बात करते हैं आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ कि कुछ खास मुद्दों पर चर्चा होने वाला। मुद्दे क्या है, जैसे चर्चा होगी आपको पता चल जाएगी। दीपक बैज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो पद यात्रा निकाली गई है, उसकी मकसद क्या रही? देखिए, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है कि हम सरकार की नाकामी को जनता तक ले जाएं और सरकार की विफलता को जनता तक ले जाएं। 9 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। कलेक्टर ऑफिस जल रहे, एसपी ऑफिस चल रहा है, कवर्धा जल रही है, साहू समाज के बेटों की हत्या हो रही है, जो सरकार चाहती तो रोक सकती थी। और जहां पुलिस के लॉकअप में प्रशांत साहू को मार मार कर उसे हत्या कर दी जाती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने सिर्फ 9 महीने में मतलब दूसरा मणिपुर बना दिया। इसलिए हम लोग इस सरकार के खिलाफ में लगातार हम लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, छत्तीसगढ़ बंद, विधानसभा घेराव, फिर उसके बाद विधानसभा के अंदर लड़े, तब भी छत्तीसगढ़ में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने सरकार को जगाना छोड़ दिए। इसलिए हम लोगों ने तय किए कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर हम जनता से सीधा सीधा हम सरकार की विफलता को रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा जो 27 सितंबर से 2 अक्टूबर लगातार 6 दिन तक गिरोधपुरी से लेकर रायपुर तक, और जबरदस्त रहा, ऐतिहासिक रहा। जनता के बीच में गए, जनता का जबरदस्त समर्थन रहा और कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य था हमारा, वो उद्देश्य को हम जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। और ऐतिहासिक हमारा जो लास्ट का सभा था। और फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये न्याय यात्रा अभी समापन नहीं हुआ, ये तो विराम है। सरकार के खिलाफ हम लगातार हर जिले में और हर प्रदेश के कोने कोने में न्याय यात्रा को लेकर हम जाएंगे।
एक बात बार बार सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कौन चला रहा है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सच्चाई है। अगर हम तो पूछ रहे हैं, लगातार हम सरकार से पूछते कि छत्तीसगढ़ में सरकार कौन चला रहा है, कौन है मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री हैं, सरकार कहां से चल रही है, दिल्ली से चल रही है या नागपुर से चल रही है। अगर सरकार कोई एक व्यक्ति एक मुख्यमंत्री चलाता, मैं समझता हूं अपराध पे नियंत्रण रहता। गृह मंत्री का गृह जिला, गृह मंत्री का गृह विधानसभा अगर अपराध का गढ़ बन गया है तो फिर हम पूरे प्रदेश की कल्पना करना, मैं समझता हूं, बेबुनियाद है। क्योंकि गृह मंत्री के इशारे पर यह हत्या कर दी जाती है, गृह मंत्री के इशारे पर यह घटना हो जाती है, जो लोहारडीह घटना है। राजधानी सुरक्षित नहीं है। राजधानी में पहले तो एक तो आप आदिवासी बेटा बस्तर का राजधानी मर्डर कर दिया, मार दिया जाता है। अंबिकापुर का आदिवासी बेटा राजधानी में उनको मार दिया जाता है। राजधानी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली बांदा जैसे चौक सुरक्षित नहीं है, जहां राजधानी चारों तरफ से पुलिस थानों से सुरक्षित है। मैं समझता हूं ये सरकार जो है ना, अपराधियों को संरक्षण दे रखी है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए हम इस सरकार के नियंत्रण से छत्तीसगढ़ बाहर हो चुका है। कोयला खनन को लेकर जो विरोधी के चलते केदार कश्यप ने एक बड़ी बात कही है कि आदिवासी कब तक सहेंगे गरीबी। तो केदार कश्यप तो आदिवासी है और केदार कश्यप फॉरेस्ट मिनिस्टर भी है। उनको सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि हसदेव में जंगल कटाई आदिवासियों का क्यों हो रही है? क्या कोयला खनन के लिए जंगल कटाई जरूरी है क्या? आपकी सरकार उस पर क्यों नहीं रोक रही है? आप आदिवासी मंत्री है आप, और फॉरेस्ट आपके अंडर में है। आपको तो कोयला खनन के लिए आदिवासियों का घर उजाड़ कर आपको तो अनुमति नहीं देना चाहिए। पहले तो उसका चिंता करें। आपने मोटी कमीशन लेके आपने किसी व्यक्तिगत उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों को जंगल जमीन को उजाड़ने का आपने तय कर लिया, और आप पूछते हैं कि ये मतलब पूरी सरकार मिलकर चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। धान खरीदी को लेकर बिल्कुल मुफ्त योजना से अनाज, इलाज, बिजली, पानी छत्तीसगढ़ और भी पिछड़ रहा है। देखिए, धान खरीदी पिछले समय कितना बर्बाद हुआ, धान खरीदी में कितना बड़े घोटाले हुए हैं और पूरे धान भीग गए। इससे बड़ा चीज कुछ हो नहीं सकता। और रही बात छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने सिर्फ 9 महीने में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा में डुबो दिया। आखिर क्यों इतना बड़ा कर्ज लेना पड़ा? छत्तीसगढ़ में आप लगातार महंगाई आप बढ़ा रहे हो, कर्ज लेना पड़ा। छत्तीसगढ़ में आप लगातार महंगाई आप बढ़ा रहे हो, लगातार जो सब्सिडी मिल रही है उसको आप खत्म कर रहे हो, और उसके बाद इतना बड़ा कर्ज लेकर आखिर कर्ज का पैसा गया कहां? सरकार को इसका हिसाब देना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस सरकार ने कर्ज लेकर सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं। बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता को, इस सरकार को एक एक पाई का हिसाब देना चाहिए। जी, अब कर्ज की बात करते हैं तो कर्ज छत्तीसगढ़ स्थापना काल से ही कर्ज आधारित व्यवस्था पर चल रही है। हर साल एक बड़ा कर्ज लेना पड़ रहा है सरकार को। ऐसा नहीं, बिल्कुल। आप पिछले समय देखेंगे, लास्ट बजट कांग्रेस सरकार में, हमारी सरकार में 1 रुपए का भी कर्ज छत्तीसगढ़ सरकार पे नहीं था। हम लोगों ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए और सभी वर्गों के लिए। उसके बावजूद भी हमारी सरकार में कर्ज नहीं था। लेकिन ये सरकार आते साथ 32,000 से अधिक ऊपर कर्ज ले लिया। आखिर किसके लिए? ये कर्ज कहां जा रहा है? कर्ज का पैसा कौन उपयोग कर रहा है? ये छत्तीसगढ़ की जनता सामने आना चाहिए। देखिए, ये छत्तीसगढ़ की इस सरकार ने इसमें काम करने की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। इसलिए इस सरकार ने तय कर लिया है, पूरे मंत्री से लेकर पूरे विधायक, कि लूट सको तो लूट लो, बस यही वक्त है। इसलिए पूरे लूट मचाने की और प्रतिस्पर्धा लगी हुई है एक दूसरे पे, और इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूट का एक जरिया बना के रखा है, और वही पूरे प्रदेश में दिख रहा है। विकास को लेकर बड़ी दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस 9 महीने में हमने विकास की कार्य छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी कर दिए हैं। इसमें आप कैसे देखते? कहां से विकास कर रहे हैं? बताए कितना बड़े पुल बन गए, कितनी बड़ी सड़कें बनी है, कितने बड़े और भवनें बनी है, क्या बना है? इस सरकार में कांग्रेस सरकार की जो नींव रखी हुई थी, उसी को भूमि पूजन, उसी को उद्घाटन करने का आज तक काम कर रहे हैं। नाम बदलने का, उसके बाद नाम बदलने का, नाम हटाने का, 3-4 चीज इस सरकार कर रही है। 1 रुपए भी आज इस सरकार में गांव में पैसा नहीं गया। पंचायत पूरे काम ठप पड़ा हुआ है, विभागों में पैसा नहीं है, ठेकेदार दर दर भटक रहे हैं।
इस सरकार के पास बजट ही नहीं है, तो आखिर इतना पैसा गया कहां, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। क्योंकि पैसा 1 रुपए भी पंचायत स्तर में नहीं गया, पूरे काम ठप पड़े हैं। जी, नक्सलियों को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है कि जो बस्तर जैसे संरक्षित क्षेत्रों में एक बड़ी सफलता मिली है अभी कि 31 नक्सलियों को मारा गया है, तो दावे कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बस्तर भी एक शांति पहल की गुहार लगा रही है और जल्दी ही होगा। देखिए, इस सरकार को कोई उपलब्धि तो है नहीं। पिछली कांग्रेस की सरकार में जितने भी कैंप स्थापित किए, जितने भी लोगों का वहां पे हम लोगों ने भरोसा जीतने का काम किया, उसी का नतीजा आज कहीं न कहीं सफलता मिलती दिख रही है। और कैंप और नेटवर्क जो हमारी सरकार में पूरे अंदरूनी क्षेत्रों में हम लोगों ने स्थापित किए, उसी का नतीजा है। कहीं न कहीं ये जो घटनाओं के लिए सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन फिर भी सरकार अपना फिट तपतपाना बंद करे, क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हम चाहते हैं बस्तर में शांति वापस आना चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष आदिवासी को, किसी निर्दोष लोगों को जेल भेजकर प्रताड़ित कर शांति नहीं, बल्कि टारगेटेड एनकाउंटर हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन सरकार कहीं न कहीं आदिवासियों को फेक एनकाउंटर के माध्यम से टारगेट करना चाहती है, इसमें हम कतई पक्ष नहीं है। लेकिन टारगेट अगर एनकाउंटर हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, लास्ट सवाल है आपसे, बस्तर से आप कहें बस्तर की हर एक भलीभांति जानते हैं, बस्तर की जो व्यवस्था बनी हुई है वो कैसी है, लेकिन नियत के चलते वो कह रहे हैं कि अंदर के अंदर इलाकों को मुख्य धाराओं से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये नियत का जो योजना है किस तरीके से बस्तर में काम करे? देखिए, नियत इस सरकार की कोई योजनाएं नहीं है। ये हमारी सरकार की लोना वर्राटू जो योजना थी, उसका नाम ये लोग बदलकर नियत रखती है, ठीक है। और रही बात, ये हमारी सरकार की कार्य योजना थी कि कोई समर्पित नक्सली या समर्पित गांव के कोई ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोग वो समर्पित करे और उस हमारी सरकार की योजनाओं से जुड़े और उसको सरकार लाभ पहुंचाए। ये पुनर्वास एक नीति था, उस नीति के तहत हमारी सरकार ने बेहतर काम किए। कहीं लोगों का हम लोग खेती का व्यवस्था, कई लोग हम लोग ट्रैक्टर दिए, कई लोग आवास घर बना के दिए, ऐसे बहुत सारी चीज किए। ये कौन सा नया काम किए? नामी बदलने का काम तो किए। इस सरकार पर कोई सोच भी नहीं, विचार भी नहीं, सिर्फ कपड़े बदलने का काम करे। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आखिर पुरानी सरकार की योजनाओं को आप लागू कर रहे हो, कौन सा नया चीज किए हो? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, अब तक ही हमारे चैनल में बने थे। यानी कि सरकार की योजनाओं के बारे में हमने जो विस्तार से बात की है, उसको लेकर हमने सही तरीके से जिस तरीके से दीपक बेज ने कहा है, अगर बस्तर की अगर बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, योजनाओं की बात करें, तो पूरी रीति से यहाँ पे हमने सुना है। देखना होगा कि किस तरीके से सरकार आगे काम करेगी। बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्र गिरी, रायपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा जिले में शक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। जांजगीर के नैना अग्रसेन भवन के सामने माता रानी का दिव्य अलौकिक दरबार सजाया गया, जिसका आकर्षण जांजगीर ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे जिले से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 5 शेर में सवार मां दुर्गा का 35 फीट ऊंचा स्वरूप हीरा मोती जड़ित आभूषण से सजे हैं और थाईलैंड का अरुण देव मंदिर के तर्ज पर बने प्रवेश द्वार में लगे लाइट और साउंड शो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं भक्तों की भीड़ देर रात तक लगी रहती है। माता रानी के इस दिव्य स्वरूप को देखने वाले मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और कलाकारों की प्रशंसा करते हुए आयोजन समिति को बधाई दे रहे हैं। दुर्गा सेवा समिति को करीब 41 वर्ष के आसपास हो रहा है, जिसमें पहले के 25 साल रेलवे स्टेशन वाले जो वहां पर दादा लोग होते थे, रेलवे बाबू लोग, उन लोग करते थे। उसके बाद ये आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर मूर्तियां, विभिन्न प्रकार के पंडाल बनाए जाते हैं, जो कि कहना चाहिए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह पूरे भारत में प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में तो है ही। अब यहाँ पर की प्रसिद्धि के बारे में इतना बता दें कि जितने भी ऑडियो वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो खुद से आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं और वही इस पंडाल को इतना प्रसिद्ध कर देते हैं। देवी माँ की महिमा है कि पहले रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पर दुर्गा जी बैठती थी और ये पहला साल है इस जगह पे आप इसकी भव्यता देख सकते हैं। पहले से 3 से 4 गुना पंडाल का साइज भी है, भव्यता भी 3 से 4 गुना है और सारे छत्तीसगढ़ के वीआईपी तक यहाँ पर देखने दर्शन करने के लिए आते हैं। कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे अनुमान से आज 1 से 1.5 लाख लोग दर्शन करेंगे। कल करीब 70-75 अनुमानित है और आगे आने वाले दिनों में यह संख्या काफी बढ़ जाती है। पिछले साल एक दिन में 4-4 लाख लोग दर्शन किए थे, तो अनुमान है कि इस बार और ज्यादा लोग करेंगे, क्योंकि अभी भीड़ पंचमी से इतनी भीड़ कभी नहीं आती थी, वो अष्टमी से भीड़ रहती थी। इस बार पंचमी से ही इतनी भीड़ है, वो हम लोग की अपेक्षा से बहुत ज्यादा है। माँ की मूर्ति का तो अनोखा श्रृंगार है, साड़ी है। माँ की मूर्ति में 5 शेर है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है और इस बार माँ का
पूरा आप उनका रूप, उनका कहना चाहिए एक तरह से उनका आकार विकार आप पूरा देख सकते हैं। नीचे से ऊपर तक मां के दर्शन हो रहे हैं। पहले मूर्ति कमर तक बनाई जाती थी या बैठने अवस्था में बनाई जाती थी, अभी मूर्ति लगभग बैठी तो है लेकिन ऐसा लग रहा है कि खड़ी है। और शेर की सवारी 5 शेर है और शेर का विकराल रूप देख के ही अंदर जाकर आपको पता चल जाएगा कितनी विशाल मूर्ति है। और एक दुर्गा जी अलग से यहाँ पर स्थापित की जाती है जो जिनकी पूजा की जाती है, और वो साइड में अलग से बाएं साइड में पंडाल के रहती है। ये दशहरा तक रहता है, दशहरा के दूसरे दिन का विसर्जन होता है। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ से बाहर से आते हैं। ये मूर्ति सबको आकर्षित करती है। हर साल यहाँ माता नए नए रूप में बैठती है, नए नए स्थान में बहुत अच्छा लग रहा है। इस साल माता रानी थाईलैंड के अरुण देव मंदिर के ऊपर बैठी है। मूर्ति इस वक्त 35 फीट ऊंची है। स्वर्ण सिंहासन पर 5 शेरों के रथ पर विराजित है। हमने नेचर को अपनी थीम बनाया है। फ्लावर वैली का अंदर निर्माण किया मूर्ति का। बाहर थाईलैंड का प्रसिद्ध मंदिर है अरुण देव का, उसके मंदिर की प्रतिकृति का प्रवेश द्वार है। इस वर्ष खासकर मीडिया और यूट्यूबर्स ने बहुत ज्यादा इसको लोकप्रिय कर दिया है, इसलिए खूब भारी भीड़ आने की संभावना है। हमारे अनुमान से आज ही 5 गुना भीड़ है, आगे भीड़ ज्यादा होगी। इसके लिए प्रशासन और कमेटी मिलकर समुचित इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव धमतरी के गंगरेल बांध के किनारे आयोजित 2 दिवसीय जल जगार महा उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण और जल संचय के प्रति जागरूक करना था। इस मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 4 देशों के प्रतिनिधियों सहित देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविदों और जल संरक्षकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों ने अपनी बात रखी। बता दें कि जल जगार महा उत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि जल की एक बूंद को बचाने की चिंता करने के लिए इस जल जगार महा उत्सव का आयोजन किया गया है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल संचय और जल संरक्षण पूरी दुनिया में आसन्न जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। इसके लिए पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना लागू किए जाने के बाद महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री परिषद ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहिता महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं इस योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, जो कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं ने विष्णुदेव साय सरकार का धन्यवाद दिया है। योजना को लेकर जब हमारी टीम ने पंचायत में महिलाओं से जब बात की तो महिलाओं के चेहरे में एक खुशी की झलक दिख रही थी और महतारी वंदन योजना को लेकर माताओं और बहनों ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत जिस तरीके से हर माह हमारे खाते में 1000 रुपया विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है, जिससे हम अपने पति के ऊपर निर्भर न रहकर छोटे मोटे खर्चे, स्वयं के खर्चे और बच्चों के पढ़ने लिखने में भी पैसा को खर्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस योजना से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई। महतारी वंदन योजना और असरदार बनाने के लिए
महतारी वंदन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया जा चुका है। इस ऐप के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह हुए भुगतान और राशि किस खाते में प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। मातारी वंदन योजना को लेकर हम कई ग्राम पंचायतों का मुआयना किए हैं। उस मुआयने में साफ तरीके से हमें मातारी बहनों और माताओं से ये पता चला कि हर एक को लगातार यहाँ पे प्रति माह 1000 रुपये मिल रहा है। उन लोग अपने बड़ी ही खुशी और उत्सुकता से कहा है सरकार को धन्यवाद, और उन्होंने यह भी कहा है कि इन 1000 रुपयों से हम घर के खर्चे और छोटे मोटे बाहर के खर्चे या बच्चों का पढ़ाई के लिए भी हम इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पति के ऊपर निर्भर न रह के हम उन पैसों को हर जगह पे खर्च करते हैं। देखेंगे किस तरीके से ये महिलाओं ने बात की है। पैसा मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? 1000 खर्चा पानी साग सब्जी लोग लड़का को दे देते हैं। अच्छा लग रही है, धन्यवाद। क्या नाम लिखे पूरा? अम्ना यादव, बोरिया कला। हाँ, कितना मिल रहा है? 1000 कैसा लग रहा है? बने लगे। क्या करते हो पैसे? वो पैसा को का करते कहीं कुछ साग पान लोग लड़का। मातारी वंदन योजना के पैसे मिले थे? हाँ मातारी वंदन योजना के पैसे मिल गए? हाँ कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो उन पैसों? तो पैसा के खर्चा का फिर घर खर्चा। कैसा लग रहा है? अच्छा। अब इसमें जो सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हो? हाँ क्या नाम लिखते हैं? ये है ताराबाई यादव, कौन गाँव? बड़े बोरिया कला। का पैसा मिल रहा है? हाँ कितना मिल रहा है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। वो पैसा क्या करते हो? अब का करबो, घर खर्चा करबो, अपन जिन मन लागी तेन देबो, खरीदबो, खाबो। हमार मन के लिए देवता, हमार मन पर खर्चा करबो। सरकार को क्या बोलना चाह रहे हो? धन्यवाद देना चाह रहे धन्यवाद देंगे और का देंगे। हो? क्या नाम लिखते हैं? हम मोर हरेंद्री वर्मा, कौन गाँव? बोरिया कला। मातारी वंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? मिल रहा है कितना मिल रहा है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करते हो उन पैसे? खर्चा पानी करता हूँ, साग सब्जी साबुन सोदा और बस और मंजन संजान। खुश है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद देना चाह रहे हो? धन्यवाद देवा था ना, मिला था हमारे सरकार कुसुम यादव, कौन गाँव? बोरिया कला। मातारी वंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है। क्या कर रहे हो उन पैसे? घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी लगा रहे हैं, और पति के ऊपर निर्भर न हो करके उन पैसों का कुछ उपयोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पैसा मिल रहा है? पैसा मिलने से अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? हाँ मोदी सरकार को धन्यवाद कि पैसा 1000 हर महीने देने के लिए। धनेश्वरी हरिया, कौन सा गाँव? धनेली। मातारी वंदन योजना के पैसा मिलता है? मिलता है। उन पैसे का घर के कुछ काम करते हैं, सब्जी भाजी लाते हैं, अपने पति पर निर्भर नहीं रहते। तो कैसा लग रहा है पैसा मिल रहा है? अच्छा लग रहा है। श्रीमती गिरजा पुराने। मातारी वंदन का पैसा मिल रहा है? हाँ 1000 महतारी वंदन पैसा मिला। क्या करते हैं उन पैसे? जो पैसा 1000 मिलता है उनके अपने छोटे मोटे अपने पति पर निर्भर नहीं है, पर खुद के खर्चा कर देते हैं। क्या नाम लिखते हैं? राशन दहारिया, कहाँ से? ढलेनी से। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं? हाँ सरकार को, मोदी सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद। भैया मिल रहा है पैसा। हमेशा अपने पति के सामने हाथ फैला रहे थे, नहीं 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 अब आप लोगों को मिल रहा है तो मिला, कैसा लग रहा है? और जिस मिला थे वो खर्चा वर्चा कर के लिए होते। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हर महीना आता है? हर महीना आते हैं भैया। क्या नाम लिखते हैं? मीना साहू, कहाँ से? धनेली। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हैं उन पैसों का? कुछ खर्चा पानी चलाते हैं, जैसे कि जैसे कि पति पर निर्भर नहीं रहते, सब्जी वब्जी खरीदते हैं, और निजी खर्चा कर लेते हैं। हाँ निजी भी खर्चा करते हैं। और मोदी क्या क्या नाम लिखते हैं? चंद्रकला डहरिया, कौन सा गाँव? धनेली। योजना का पैसा आपको मिल रहा है? जी। क्या करते हैं उन पैसों? ये घर खर्चा नहीं, खेती किसानी कहीं में सकेल के ये खत्म हो जाते। कैसा लग रहा है 1000 रुपये पर महीना? ज्यादा मिल रही तो अच्छा लगती। धन्यवाद। और बढ़ाए कोशिश करे मोदी सरकार है, वो भी अच्छा है। क्या नाम लिखते हैं? हेमलता रात्रे, कौन सा गाँव? धलेनी। मातारी वंदन योजना का
चलिए, इस बीच बड़ी खबर मिल रही है जांजगीर चांपा से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी है बाइक को। हादसे में नाबालिग लड़की की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 और लोग हादसे का शिकार हुए हैं। एक ही बाइक पर सवार थे चारों। खरखोद ग्राम के थे रहने वाले। पामगढ़ थाना क्षेत्र के कुटरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। चारों लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर तेज रफ्तार के चलते जो है पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।